लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसी के बारे में पढ़ा हुआ था। मैंने आपको एक डीपीपी भी दिया हुआ था, तो अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किया हो डीपीपी से और आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो मैं डीपीपी 1 को ओपन कर लेता हूँ। इन केस हैव इफ यू ट्राइड एंड यू हैव डाउट, आप पैरेलली सॉल्व करते रहोगे तो आपको फायदा भी है। सो 5-10 मिनट्स हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी ओके, आप अपना ओपन कर सकते हो डीपीपी और जो भी डाउट हो पूछ सकते हो। ये बेसिक डेफिनेशंस पर है, आरएमएस कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड स्टफ। इन केस आपने ट्राई किया हो, आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क। और अगर नहीं ट्राई किया है तो आपको ट्राई करना चाहिए। ओनली 11 क्वेश्चंस हैं, सो जस्ट बेसिक स्टोरीज। So anybody who has tried and found it difficulty at any question? और इन केस आपको डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चल करके अपना एसी का पोर्शन आगे बढ़ा सकते हैं। नॉट एन इशू। सर यस, थेरोटिकल डाउट था एक, वो इम्पीडेंस एक बार फिर से समझा नहीं। बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे। इम्पीडेंस को और भी बहुत सारे सर्किट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, सो कैन आई कंसीडर कि इस पे आपको कोई डाउट नहीं है और ये आपने पूरा सॉल्व कर लिया है? ठीक है, तो अलग ही सिंपल है, आप सॉल्व भी कर सकते हो। बट इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेता है, आरएमएस निकालना और पीक क्या होता है, एवरेज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। बेसिक क्वेश्चन है। कोई बात नहीं। सो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अभी तक क्या पढ़ा मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को आप लिखते हो कुछ है इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 और समथिंग लाइक दैट। और वी को भी लिख सकते हो, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 डैश और समथिंग। सो अगर हम ये लिखते हैं इसका मतलब आई और वी में फेज डिफरेंस 5 का है और आई 5 से लीड कर रहा है। फिर आपने देखा था कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस हम लोग यूज करते हैं। एक नया टर्म आया था कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे उसको। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC लिखेंगे और ये 1/ओमेगा C होता है। इसका यूनिट ओम होगा, तो इस यूनिट वाइज ये रेजिस्टेंस जैसा होता है। इसके बाद दूसरा आपने पढ़ा होगा इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस उसको XL से लिखा गया था, तो ये कुछ ओमेगा L आता है। ये भी अपने को याद रखना कि फ्रीक्वेंसी पर ये कैसे डिपेंड करते हैं। बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछे जा सकते हैं और आगे काम भी आते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कई बार ये ग्राफ पूछ लेता है आपसे कि अगर अपने को एसी सर्किट्स के लिए ग्राफ बनाने हो, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का ओमेगा के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, एफ के साथ या ओमेगा के साथ, एफ भी बोल सकता है और ओमेगा भी बोल सकता है। तो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में से कोई भी प्लॉट करना हो सभी को, तीनों एलिमेंट्स के लिए, तो आप कुछ ऐसे प्लॉट कर सकते हो कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस यूज किया तो फिर ये आएगा। अगर आप रिएक्टेंस यूज करते हो तो क्या आएगा, या तो 1/ओमेगा का बनेगा या फिर ओमेगा का बनेगा। तो एक ग्राफ तो आपको ऐसा मिल जाएगा। अगर ऐसा ग्राफ बनाया गया है, इसका मतलब ये कौन सा है, XL है, इंडक्टर का है। तो ग्राफ देख करके आपको बता सकता है कि सर्किट में क्या लगा हुआ है, बताइए। बता सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि रिएक्टेंसेस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। कौन किसका रिएक्टेंस है, ये फ्रीक्वेंसी इस ग्राफ को देख करके हम बता सकते हैं। और अगर अपने को
एक्सी देखना होगा तो एक्सी का ग्राफ कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आएगा, तो ये एक्सी का ग्राफ हो जाएगा। तो एक्सी जो है ओमेगा के साथ कुछ इस तरह से बदलता है। ओमेगा लिख सकता है यहाँ पर, एफ लिख सकता है, या फिर 1/t लिख सकता है। सबका एक ही मतलब रहेगा, कांस्टेंट फैक्टर अलग होगा। ये ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो और याद रख सकते हो। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्टेंसेस क्या होते हैं, ये इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंसेस होते हैं कैपेसिटर और इंडक्टिव के लिए। आइडिया ये था कि हम V = IR जैसी इक्वेशन लगाते हैं तो वही लगाएं, R हो तो R लगाएं, X हो तो X लगाएं, और जल्दी से उसको सॉल्व कर सके। उनका और भी यूज रहेगा बाद में सिंप्लीफिकेशन के लिए। इसके बाद एक टर्म पढ़ा था इम्पीडेंस। नाउ इम्पीडेंस हम लोग कब यूज करते हैं? इम्पीडेंस को हम लोग तब यूज करते हैं ना जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास प्योरली रेजिस्टेंस है तो उसका रेजिस्टेंस R हो गया, प्योरली कैपेसिटर है तो उसका रिएक्टेंस XC हो गया, प्योरली इंडक्टर है तो उसका रिएक्टेंस XL हो गया। लेकिन हमारे पास अगर X है और R है, X में R XL तीनों है, आई मीन XC XL है, तो इनका रिजल्टेंट होता है R XC एंड XL, इन सब का इक्विवेलेंट होता है। So impedance is defined as an equivalent of all the resistances and reactance in circuit, AC circuit पे। So हम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जानते थे, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट जानते हैं, इंडक्टर का इक्विवेलेंट जानते हैं, लेकिन अगर तीनों एक साथ लगे हों तो उनका कंबाइंड इक्विवेलेंट क्या होता है एसी सर्किट में यूज करने के लिए, उसको इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस का भी यूनिट क्या रहेगा? इम्पीडेंस का यूनिट ओम रहेगा, तो ये भी ओम पर रहेंगे, ये भी ओम पर रहेंगे। तो जस्ट लाइक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिएक्टेंस हम लोग अलग अलग के लिए निकालते थे, हालांकि ऐसा बोलना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस के यूनिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो बताने की कोशिश कर रहा है। अगेन रेजिस्टेंस बहुत लूज टर्म है तो हम रेजिस्टेंस वर्ड ना यूज करके इम्पीडेंस वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि उसमें रिएक्टेंसेस हैं और रेजिस्टेंसेस हैं। सो आप क्या समझोगे? व्हाट इज इम्पीडेंस? Impedance is equivalent of all these resistances and reactances in an AC circuit. Yes. सर तो वो तो अगले जो XC है वो -π/2 है, XL +π/2 है, सो वो तो एक ही लाइन में होंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर R का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट रहेगा ना इम्पीडेंस। हाँ, वो अलग अलग सर्किट पे अलग अलग रहता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने आरसी सर्किट देखा था तो उसमें एक्सएल था ही नहीं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों ने देख लिया कितना आता है, वो भी सीरीज केस में। तो सीरीज केस में अलग एक्सएल जेड आ सकता है, पैरेलल केस में अलग जेड आएगा, फिर कौन से कॉम्बिनेशन में कौन कौन लगे हुए हैं उन पर डिपेंड करेगा। तो हर सर्किट का इक्विवेलेंट अपने को निकालना है। अभी तक आपने क्या सीखा है? अभी तक आपने एक सिंपल एक सर्किट सीखा है, कौन सा? आरसी सर्किट। अगर आपको आरसी पता होता है और वो भी सीरीज वाला, आरसी सीरीज देखा हुआ है, तो अगर क्वेश्चन आपको आरसी सीरीज से आता है तो जो लास्ट क्लास में आपने लर्न किया ना बस उसको कॉपी पेस्ट मारने का। क्योंकि आरसी सीरीज में आपने क्या देखा कि इम्पीडेंस कितना है? इम्पीडेंस आया था √R² + X²। सो जब कभी आरसी आपको सीरीज में मिले तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और फिर आपने आई नॉट को क्या लिख सकते हो? V0/Z। और एक फेजर डायग्राम भी बना सकते हो। फेजर डायग्राम भी आपको याद होगा आरसी सर्किट का कैसा था। एक ये करंट थी, कॉमन करंट थी, और उसका जो वी निकला था वो यहाँ पे निकला था। और आपको याद है कि आई लीड करता है वी से, और ये फाई था। कैसे निकाला गया था उसके लिए आपने एक देखा होगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज लगाया गया था। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर कैपेसिटर का वोल्टेज लगाया था। कैपेसिटर का डाउन क्यों ले गए थे? क्योंकि अपने को पता होता है करंट लीड कर रहा होता है। तो ये अपना फेजर डायग्राम था, इसको यूज करके आपने जेड निकाला, आई नॉट निकाला। तो बेसिकली वही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट करंट निकालना होता है अपने को। तो इम्पीडेंस पता चल जाता है तो हम करंट डायरेक्टली लिख लेते हैं। और ये फेजर डायग्राम है, ये स्टोरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर हम फाई भी निकाल सकते हैं। आपने फाई भी निकाला था, इसका आरसी का फाई भी याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कि 10 फाई कितना होगा या फाई कितना होगा तो क्या निकल के आया था? XC/R। और XC को 1/ωc कर सकते हैं। तो ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं इन पर क्वेश्चन पूछेगा। फेज पूछ सकते हैं, कितना फेज डिफरेंस जा रहा है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, इम्पीडेंस कितना है। और अगर ये दो क्वांटिटीज अपने को पता चल गया तो टोटल करंट पता चल जाता है। यहाँ से ये पता चल गया, फाई पता चलने से अपने को जो एक्सप्रेशन था आई का
कैसा एक्सप्रेशन रहता है? यू नो कि आई का जो एक्सप्रेशन रहता है एज अ फेजर, दैट इज लाइक आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा आपको पहले बताया जाएगा वोल्टेज के साथ में, आई नॉट निकालना पर्पस था, तो आई नॉट यहाँ से आ गया, जेड मिला तो आई नॉट मिला, और फाइव मिला तो फिर अपने को फेज भी मिल गया। कई बार लोग इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि लाइक ये तो ये टेक्निक है, फेजर डायग्राम इज जस्ट अ टेक्निक जो हमको सॉल्व करने में हेल्प करती है। और हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आई आर होता है, या v इज इक्वल टू एक्स सी होता है, और आई एक्स सी होता है। तो हम ये इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास रिएक्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया और ये रिएक्टेंस हो गया एक्स सी। तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? तो रिजल्टेंट जो एक्स होता है, जेड को आप ये पकड़ सकते हो। तो फेजर आप किस पे बनाते हो वो आपकी चॉइस है। कई बार लोग क्या करते हैं उसको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पे बना देते हैं। दैट मींस आई एम प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू रेजिस्टेंसेस। जिस तरह से हमने यहाँ पे वोल्टेज को डायरेक्शन दिया, करंट को डायरेक्शन दिया, उसी तरह से हम रेजिस्टेंस को डायरेक्शन दे सकते हैं। अब यहाँ से देखो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो वो भी बोल सकते हो। और या फिर इस तरह इसको सॉल्व करके सॉल्व कर लो। जनरली हम लोग इसको फॉलो करते हैं कि ये हमारे लिए फेजर है, ये भी फेजर कहलाता है, ऑफ कोर्स कहलाता है। तो आपसे पूछेगा तो बोलेगा कि हम किसके बीच में फेजर बना रहे हैं अकॉर्डिंगली। सो इस तरह से जेड निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आर और एक्सी 90 डिग्री पे कैसे आए, उसके लिए हम लोगों ने सी को अलग से सॉल्व किया था, आर को अलग से सॉल्व किया था, वोल्टेज को देखा था, और वोल्टेज के बेसिस पे हम ये क्लेम कर सकते हैं। अगर हमारा सीरीज नहीं होगा, पैरेलल होगा, तो ये सर्किट दूसरी तरह से दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। पहले हम ये बनाना सीखेंगे और इसके हिसाब से हम आंसर निकालेंगे, फिर जेड निकाल लिया करेंगे। सो आरसी सीरीज सर्किट में आपके लिए ये स्टोरीज बताई गई हैं। अब हम लोग आरएल सीरीज सर्किट देखेंगे, पैरेलल देखेंगे, तो फिर आपको कपल अप देखने के बाद पता चल जाएगा कि हर सर्किट के लिए हमको अलग तरीके से उसका फेजर डायग्राम बनाना पड़ता है, और फेजर डायग्राम से हम आंसर दे देते हैं कि एग्जैक्टली जेड कितना जा रहा है और फाई कितना जा रहा है। अंडरस्टूड? और मैंने आपको ये आरएल सर्किट को सॉल्व करने के लिए बोला था, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। तो अपने पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं होंगे। क्या हो गया, एक आरसी सर्किट हो गया, एक आरएल होगा सिमिलर टाइप का, इसके बाद एक आरएलसी हो जाएगा। एक बार आपने आरएलसी पढ़ लिया तो जो एलिमेंट नहीं है उसको हटा देंगे, तो वो काइंड ऑफ जनरल रिजल्ट होगा, बाकी सारे रिजल्ट उसके सबसेट बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली अपने को आरएलसी सीरीज सर्किट देखना है, और उसके बाद उसके जो ये दो दो के कॉम्बिनेशन थे सारे उसी से निकल आएंगे, तो वो सीरीज वाला केस हो जाएगा। पैरेलल केस भी देख लेंगे एक बार के लिए, तो हमको पैरेलल वाले केस पता चल जाएंगे। नॉर्मली इसी पे देगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं देगा, जैसे कि आपने रेजिस्टेंस में देखे थे कि एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दिए, बहुत सिमेट्री कर दी, वो सब नहीं करेगा। हाँ, एक दो रेजिस्टेंसेस, एक दो इंडक्टर्स, एक दो कैपेसिटर में सर्किट बना के देते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं आरएल सीरीज सर्किट। और अगर आपने ये सोल्व किया है तो आप चेक कर सकते हो कि क्या आपके आंसर्स फेजर डायग्राम्स वगैरह प्रॉपर जा रहे हैं, और नहीं जा रहे तो उनको करेक्ट करने का। सो अपने पास एक आर है और एक एल है, और मैं अब शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ जिस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं। तो ये वी अपने को दिया जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हमारे लिए आर होगा, और ये हमारे लिए एक्सएल होगा। एक्सएल का मतलब ओमेगा एल होगा, ओमेगा यहाँ से लिया गया, एल इसका लिया गया, तो उसको हम लोग एक्सएल से लिखेंगे। वी विल से कि दोनों में सेम करंट जाएगी, बिल्कुल सेम करंट जाएगी, जो भी करंट फ्लो करेगी दोनों के लिए कॉमन होगी। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए करंट को कॉमन लेते हैं, या जो भी कॉमन होता है उसको बेस लाइन लेते हैं, तो ये बेस हो गया, हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, ये आई हो गया। अब अपने को क्या ड्रॉ करने हैं, इस पर वोल्टेज और दोनों के पोटेंशियल ड्रॉ करने हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलेगा? किरचॉफ्स लॉ यहाँ भी वैलिड है कि किसी भी इंस्टेंट पर आर के क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, और किसी भी इंस्टेंट पर एल के क्रॉस जो आएगा, इन दोनों का सम ये हमारे फाइनल के बराबर होगा। सो ये किरचॉफ्स लॉ है, पोटेंशियल ड्रॉप प्लस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप। अब यहाँ पर प्लस माइनस हम नहीं बता पाते, इसलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि करंट एक बार इधर से जाएगी तो ये प्लस बना होगा, ये माइनस बना होगा, फिर एक बार करंट इधर से आएगी तो ये प्लस बना होगा, ये माइनस बना होगा। तो या तो हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग सॉल्व करें, और टाइम हमारा बहुत मतलब ऐसा तो है नहीं कि कुछ सेकंड के लिए, इट कैन बी फॉर एनी एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो कई सारे केसेस आपको रिपीटेडली करने पड़ेंगे।
तो उन सबको अवॉइड करने के लिए हम प्लस माइनस दिखाना ही बंद कर देते हैं और हम इस तरह से फेजर में लिख देते हैं कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, फिर इन्हीं को आपको बोलना था कि इसको प्लॉट करेंगे, इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट ही आने वाला है। सो अब अपने को वी आर पता करना है। वी आर किधर जाएगा? तो वी आर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस का पोटेंशियल और करंट सेम फेज पर रहते हैं, सेम फेज पर रहते हैं। इंडक्टर के बारे में क्या बोलने का? इंडक्टर के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। आपको बताना कि इनमें से कौन सा चूज करना पड़ेगा। और भी ऑप्शन सब बना सकते थे, लेकिन ऑब्वियस है कि 90 डिग्री पे होता है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो आपको ये याद रखना होगा उसके लिए कि कौन लीड करता है इंडक्टर वाले केस में। इंडक्टर में अगर करंट अपने को पता हो, उसका पोटेंशियल लिखना हो, सो वेदर पोटेंशियल विल बी ड्रॉन एज अ 2 और एज अ 1, क्या बता सकते हो? अगर आपने पोटेंशियल नीचे निकाला वीएल का, इसका मतलब है करंट आपका लीड कर रहा था। अगर आपने ऊपर बनाया वीएल, इसका मतलब होगा पोटेंशियल लीड कर रहा था। तो आपको अपने नोट्स देखने हैं और नोट्स देख करके ये देखना है कि कौन लीड करता हुआ बताया गया था इंडक्टर केस में। ये बेसिक रिजल्ट्स हैं जिनको हमको याद रखना है, और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग टाइम उसके लिए दे रहे हैं, नॉट एन इशू। 1 आप लोगों ने बताया। सो आपके नोट्स में कुछ ऐसा लिखाया गया होगा कि करंट लैग करती है, पोटेंशियल लीड करता है। सो पोटेंशियल को लीड करा देंगे, ये अपना वीएल बन जाएगा। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल किधर लाई करेगा? रिजल्टेंट पोटेंशियल वी इधर कहीं जाया करेगा, तो ये अपना वी हो गया। इस केस में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरएल सर्किट में सीरीज केस में कौन सी क्वांटिटी लीड करती है, करंट या वोल्टेज, या फिर वोल्टेज के इसके रिस्पेक्ट में करंट के साथ क्या होता है, क्योंकि वोल्टेज जनरली गिवन होता है तो करंट के बारे में पूछता है। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आप देखोगे करंट लैग करती है, सो करंट लैग्स बिहाइंड। तो हम लोग वोल्टेज को अपना रेफरेंस ले रहे हैं और फिर बता रहे हैं। सो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट जो है वो लैग कर रहा होता है। कितने से लैग कर रहा होता है? 5 से। तो ये 5 भी कैलकुलेट करना है, और वो तो एक कंक्लूजन ये, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 5। और ये जो लैग्स बिहाइंड वाला केस है, इसके हिसाब से हम बोलेंगे 10 फाई, इसको पता भी कर सकते हैं कितना आएगा। तो 10 फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास VL/VR। फिर अपने को पता है VL क्या होता है, IXL, और VR क्या होता है, IXC। सो हमारे पास आइडिया बन गया, ये XL/XC होता है। So from here you can remember the phi, that is phase difference, is going to be 10 inverse XC। कहाँ से आ गया सर XC का? हाँ वो R होगा, यू आर राइट, वो सीक्वेंस में लिख गया होगा। हाँ, तो एक्सएल को हम लोग ओमेगा एल लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा XL डिवाइड बाई R। आपने देखा होगा इससे पहले वाले केस में आरसी सर्किट में वो XC/R था, और ये XL/R है। तो बेसिकली जहाँ पर रेजिस्ट कैपेसिटेंस था वहां पर इंडक्टर आ गया। इसको याद रख सकते हैं और इमीडिएटली अपना आंसर बता सकते हैं। ओके, इसके बाद अपने को क्या निकालना है, इसका इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। चेक करते हैं इम्पीडेंस कैसे आएगा। तो अपने को ये भी पता है कि जो रिजल्टेंट है वो V है, तो V² इज इक्वल टू √VL² प्लस VR²। फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। आप चाहो तो V को क्या लिख सकते हो, I/Z। एज्यूम कर लो कि इसका टोटल इम्पीडेंस कितना है, Z है। करंट कितना जा रहा है, I, तो क्या उसको बोल सकते हैं I/Z लिखा जा सकता है टोटल V को, बिल्कुल। और इस साइड क्या आ जाएगा, इस साइड आएगा IXL² प्लस IXR², बेसिकली R²। R को हम लोग R लिखते हैं। अब देखो यहाँ से आई आएगा, यहाँ से आई आएगा, एक दूसरे को डिसअपियर करेगा, कट कैंसिल आउट कर जाएगा। तो यहाँ से अपने को इम्पीडेंस की वैल्यू पता चल गई। सो इम्पीडेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू √R² प्लस XL²। तो जिस तरह से हम लोग I × R इक्विवेलेंट को टोटल वोल्टेज बोलते थे,
उसी तरह से हम यहाँ पर आई इंटू जेड को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। सो ये इम्पीडेंस हो गया। एक बार अपने को इम्पीडेंस पता चल गया और फाई नोन हो गया तो आई नॉट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई का एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे फाइनली, आई एज ए फेजर अगर हमको लिखना है तो ये बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या अपने को फाई पता चल गया? यस। क्या अपने को आई नॉट पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया। आई नॉट को क्या लिखेंगे? वी नॉट डिवाइड बाई जेड। जेड पता चल गया तो आई नॉट भी पता चल गया। सो दिस हाउ वी आर एबल टू फाइंड दीज टू क्वांटिटीज एंड वी आर एबल टू सॉल्व इट। अब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज देगा, आप पाओगे बहुत आसान होगी। न्यूमेरिकल वैल्यूज जो देगा उसको रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, जैसा आपने लास्ट क्लास में एक आरसी सर्किट को सॉल्व किया था न्यूमेरिकली। बट याद रखना कि एक्सएल ओमेगा एल होता है। ओमेगा यहाँ से निकालते हैं, एल आपको दिया जाएगा, आर आपको दिया जाएगा, फाई निकल के आ जाएगा, जेड निकल करके आ जाएगा, इम्पीडेंस भी और ये आई नॉट भी आ जाएगा। कई बार वो आपसे इम्पीडेंस पूछेगा, रिएक्टेंस पूछेगा, करंट पूछेगा, तो जो भी टर्मिनोलॉजी यूज की जाए अकॉर्डिंगली अपना आंसर कर देंगे। ओके और इसका ग्राफ भी बना सकते हैं हम लोग की ग्राफ में, जैसे कि आपका z वर्सेस ओमेगा पूछ लेगा, आई मीन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमारे पास इक्वेशन है तो उसको हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। जनरली आपसे ये क्वांटिटीज न्यूमेरिकली पूछता है, उनके बारे में बताना होगा। जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आएगा वो आई इंटू आर के बराबर आएगा। आई अपने को पता है, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी इंस्टेंट पर आरएमएस वैल्यू को लेकर के। एल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, आई एक्सएल हो जाएगा। तो पोटेंशियल भी निकालना हमारे लिए आसान हो गया इंडिविजुअल का। और एक बार अपने को करंट पता चल गया तो इंडक्टर पे कितना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा वो भी बता सकते हैं। कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग आरएलसी सर्किट को देख लेते हैं। आरएलसी सर्किट में क्या चलता है, फिर एलसी को अलग से देख लेंगे। सो अभी सीरीज में जो नेक्स्ट है दैट इज गोइंग टू बी आरएलसी सीरीज एसी सर्किट। हम लोग अभी एसी सर्किट की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास बैटरी नहीं लगी है, क्या लगा हुआ है? एसी सोर्स। बैटरी का क्या स्टोरी होता है वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं और उसमें हमने आरएलसी को नहीं किया था। हम लोग अभी कर लेंगे आरएलसी को बैटरी के साथ भी कैसे बिहेव करता है। हालांकि कुछ एग्जांपल किए थे जिसमें एल और सी लिया हुआ था। सो अपने पास एक सर्किट बनाना पड़ेगा। एक काफी इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। एक आर लगाना है, देन एक एल अप्लाई करना है, फिर एक सी लगाना है और इन सबको सीरीज में लगा करके सोर्स से लगा देना, एसी सोर्स से। और सोर्स हमारा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, ये सोर्स है। अनलेस से दिस इज R, इसके लिए अपना XL होगा और इसके लिए अपना XC होगा। XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C रहेगी और XL की वैल्यू ओमेगा इंटू L रहेगा। ये हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। L और C देकर के आप इमीडिएटली इसको पता कर सकते हो एज सुन एज आपको सोर्स पता हो। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज है, थोड़ा सा और समझ लो, ये जो वैल्यूज है ना XL XC, वो कैपेसिटर के साथ हमेशा नहीं रहते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करते हैं आपने कौन से सोर्स से लगाया था। तो अगर आपने सोर्स बदल दिया तो उनके रिएक्टेंसेस बदल जाते हैं। तो रिएक्टेंसेस आर नॉट द सोल प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स, जबकि रेजिस्टेंस इज इंटायरली डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। आई मीन लाइक जो रजिस्टर होता है उस पर ही डिपेंड करती है, बाकी सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी रो एल अपॉन ए से आती है। तो इसका इस वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने वोल्टेज के साथ उसको कनेक्ट किया है। लेकिन ये जो रिएक्टेंसेस हैं ये इस तरह से डिफाइन किए गए हैं क्योंकि ये सोर्स पर डिपेंड करते हैं। और जहां तक एल की बात है, एल सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, एल कॉइल का होता है, सी अरेंजमेंट का होता है, जस्ट लाइक आर। लेकिन ये रिएक्टेंसेस हैं वो सोर्स पे डिपेंड करते हैं। तो कई बार इस पॉइंट को हाईलाइट करके आपसे पूछते हैं, तो आपको याद होगा तो आप उसको बता सकते हो, चलेगा। अगर अपने को ये सॉल्व करना है, अपने पास अभी भी वही आइडिया है। क्या इस पे कोई करंट जा रही होगी? बिल्कुल जा रही होगी। क्या ये करंट तीनों से कॉमन जा रही होगी? यस, तीनों से कॉमन जा रही होगी। सो किरचॉफ का लॉ क्या बोलेगा? किरचॉफ का लॉ बोलेगा कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना आपको ईएमएफ मिलेगा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, और इंडक्टर के अक्रॉस जो भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यही अपने को सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए।
ये बेसिकली KVL है सिंपलेस्ट फॉर्म में, और यहाँ प्लस माइनस दिखा नहीं रहे इसलिए हम लोग पोटेंशियल को लिख रहे हैं। अब अपने ये भी डायरेक्शन वाला है, ये भी साइन कॉस के साथ जाएगा, ये भी साइन कॉस के जाएगा, तो ये फेजर है बेसिकली। इनको हैंडल करने के लिए हम लोग फेजर बनाएंगे। फेजर करने के लिए रेफरेंस लाइन चूज करते हैं। रेफरेंस किसको बनाना है वो देख सकते हैं, करंट सेम है, ऑल थ्री आर हैविंग द सेम करंट, सो लेट्स ड्रॉ द सेम करंट। सो ये डायरेक्शन हमारे लिए करंट को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस का जो EMF या पोटेंशियल आता है वो करंट के डायरेक्शन में आता है, तो ये रेजिस्टेंस के लिए हो गया, V रेजिस्टेंस, नो फेज डिफरेंस। अब आप लर्न कर चुके हो कि अगर आपको इंडक्टर का बनाना है तो इंडक्टर में करंट लैग करती है, तो वोल्टेज लीड करेगा, तो वोल्टेज ऊपर आता है, तो दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर। फिर इसके बाद अपने को कैपेसिटर पे जाना है। हम लोगों ने बात की कैपेसिटर का पोटेंशियल लैग कर रहा होता है, तो ये VC हो जाएगा। तो इन तीनों को अलग अलग लेकर के सुपरपोज किया गया है, और ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनको हमने फेजर में कन्वर्ट कर रखा है। तो अगर फेजर में कन्वर्ट कर रखा है तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सिंस ये तीनों को सम करके भी निकालना है, तो फिर ये दोनों जो अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि इन दोनों को पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, उसके रिजल्टेंट के बेसिस पर हम बता पाएंगे। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि RLC सर्किट में क्या आप बता सकते हो कि करंट लीड करता है या वोल्टेज लीड करता है? तो आप बोलोगे हम ऐसा नहीं बता सकते हैं जब तक हमको कोई कंडीशन आप ना बताओ। क्या कंडीशन बतानी पड़ेगी? आपको ये कंडीशन जाननी होगी कि VL और VC में कौन बड़ा है। हाँ, अगर VL बड़ा आता है तो फिर रिजल्टेंट इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट बीच में जाएगा, तो फिर वोल्टेज हमारा लीड कर जाएगा, करंट लैग करेगा। लेकिन अगर VC बड़ा हुआ तो फिर ये इन दोनों का वैल्यू नीचे आएगा, और ये VR था VC, और ये रिजल्टेंट इधर आएगा बीच में, तो फिर करंट लीड कर जाएगा। ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है जो VL और VC एक दूसरे को कंज्यूम कर जाएं, खा जाएं, तो फिर हमारा I और R और V दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है। तो ये तीनों केसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये जो लास्ट केस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या दोनों एक दूसरे को कंज्यूम कर जाएंगे। दैट मीन्स इंडक्टर का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल एक दूसरे को काउंटर कर गया, तो जितना ये आया उसका नेगेटिव ये आया, तो इसका मतलब केवल रेजिस्टेंस रहा, प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट, क्योंकि V और I सेम फेज पर है। जब कभी V और I सेम फेज पर होते हैं इसका मतलब ये प्योरली रेजिस्टेंस केस होता है, इजंट इट? सो इन तीनों केसेस को हमने को समझना है। सो वन बाय वन हम तीनों केसेस को समझते हैं। दो आइड सिमिलर टाइप के होंगे और थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट या यूनिक होगा, और कंडीशन को भी समझते रहेंगे कि कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही है। सो अभी हमारे पास ये सिचुएशन बन करके आई, और इसका इम्पीडेंस वगैरह भी निकालना है और आगे भी सॉल्विंग करनी है। सो लेट्स से कि हम केस 1 यहीं पे बना देते हैं। सो केस 1, केस 1 में लेट्स से हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि इफ VL इज ग्रेटर देन VC। अच्छा, अगर हम VL और ग्रेटर देन VC बोल रहे हैं, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये पोटेंशियल कम है, इसका मतलब रिजल्टेंट हमारा ऊपर जाएगा। समझते हो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमने VL ग्रेटर देन VC किया, तो क्या इसका मीनिंग ये आएगा, दिस विल इम्प्लाई कि IXL, क्योंकि सेम करंट जा रहे हैं, मस्ट बी ग्रेटर देन IXC, which in turn says कि XL की वैल्यू XC से बड़ी होनी चाहिए। सो VL को VC से बड़ा बोलना इक्विवेलेंट है कि XL को XC से बड़ा बोलना। अच्छा, हम लोग XL और XC कैलकुलेट कर लेते हैं, तो XL और XC को कैलकुलेट करके हम चेक कर सकते हैं कि XL बड़ा है या फिर XC बड़ा है, और अगर XL बड़ा है इसका मतलब इस फर्स्ट केस में फॉल करने वाला है। और भी डिटेल पे जा सकते हैं। XL की वैल्यू रखते हैं। XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा L should be greater than XC which is 1 upon omega C। और क्लैरिफाई करते हैं, तो ये बनेगा, ये सब पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन LC। इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि लेट्स से कि हम एक टर्म डिफाइन करेंगे ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज 1 अपॉन अंडर रूट LC। सो अंडर रूट 1 अपॉन LC को हम लोग ओमेगा नॉट के नाम से जान रहे हैं, जस्ट टू मेक इट सिंप्लीफाइड, दैट्स ऑल।
और अगर 1/√LC को ओमेगा नॉट बोला है तो इसका मतलब यहाँ से अपने को एक बात पता चली कि ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, जहां पर ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट एक नंबर है जो कि 1/√LC है। तो अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा आती है, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, किसकी फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स आपने लगाया है, तो अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आती है तो हम बोलेंगे कि ये केस 1 का केस बन रहा है। दैट मीन्स ये रिजल्टेंट ऊपर जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ना, इसको एक नाम से बुलाएंगे, दैट्स कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इस ओमेगा नॉट का नाम रखेंगे दैट इज नेचुरल। अब ये नेचुरल का क्या मतलब है हम लोग सीखेंगे। सो हम ये क्लेम करेंगे कि अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो हम फर्स्ट केस वाले रूल्स लगाने वाले हैं। तो अभी तो हम लोगों ने इफ कंडीशन लर्न किया, अगर ऐसा है देन क्या बनने वाला है। देन यू विल सी कि फेजर डायग्राम कैसा दिखेगा। आपका फेजर डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा कि रिजल्टेंट एक इधर है और एक इधर है, एंड देन यू विल फाइंड कि ये आपका करंट था और रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पर आएगा। सो दिस इज I, दिस इज V, and this is your VL minus VC, this is VR, this is phi। एग्जाम के लिए परफेक्ट स्टेटमेंट है जो कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे भी कई पूछ सकता है। ऐसा बोलेगा कि एक RLC सीरीज सर्किट हमारे पास लगा हुआ है जिसमें सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखी गई है। तो बताइए सर्किट पे कौन लीड करेगा, करंट लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, दोनों लीड कर सकते हैं, कोई नहीं लीड कर पाएगा, और समथिंग लाइक ऐसे 4 ऑप्शन आपको बना के दे देगा। तो अगर आपने ये आर्गुमेंट समझा तो आप बता दोगे कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आती है उस केस में वोल्टेज लीड करता है। वोल्टेज लीड करने का मतलब हुआ कि इंडक्टिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं। कि आपने देखा था कि जब इंडक्टिव नेचर ज्यादा होता है या फिर इंडक्टिव केस होता है तो उसमें वोल्टेज लीड करता है, कैपेसिटिव केस में करंट लीड करता है, रेजिस्टेंस केस में सेम फेज पर होते हैं। तो यहाँ पर VL ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी ज्यादा है, इंडक्टिव सर्किट ज्यादा है, XL बड़ा था। सो सर्किट इज मोर इंडक्टिव देन कैपेसिटिव, हेंस वोल्टेज इज लीडिंग देन द करंट। सो हमारा एक कंक्लूजन तो ये निकल के आ रहा है कि वोल्टेज लीड्स द करंट, या फिर I लैग्स कर सकते हो। तो हम लोग I का टर्म लिख रहे हैं तो मैं फिर से वही लिख देता हूँ, I लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई phi। ये थ्योरेटिकल है, अब इसको लिखोगे 2-4 बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, समझने लायक भी है। अच्छा, अभी तो हमने लैग और लीड वाली बात कर ली। अब कितने अमाउंट से फाइल लैग कर रहा है, अगर लीड कर रहा होगा ये भी बताना होगा, और साथ ही साथ कितना इम्पीडेंस होगा वो भी कैलकुलेट करना होगा, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। इतना कॉपी कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट में कैलकुलेट करेंगे 10 फाई और फिर रिजल्टेंट ऑफ V यानी Z इम्पीडेंस। इसको हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व, यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वी हैव स्पेस। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे एक बाउंड्री बना देते हैं कुछ ऐसा, और ये केस 1 को यहाँ पे कैरी कर लेते हैं, तो केस 1 यहाँ पर भी है। सो यहाँ पर आपको 10 फाई नजर आ रहा होगा। कैन वी राइट 10 फाई? 10 फाई इज गोइंग टू बी दिस डिवाइड बाय दिस। दिस मींस VL माइनस VC डिवाइड बाय VR। VL क्या लिखा जाता है, IXL। VC क्या होता है, IXC डिवाइड बाय IR। I is non-zero, cancels out, so this becomes basically XL minus XC divided by R। अपने को पता है ना XL बड़ा है तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, और वैसे ही पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि फाई हमारा एक्यूट है, तो 10 पॉजिटिव ही आएगा। तो वहां से भी हम याद रख सकते हैं। तो फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 10 इनवर्स XL माइनस XC डिवाइड बाई R।
अब चाहो तो एक्सएल और एक्सी को कन्वर्ट कर सकते हो ओमेगा के टर्म में, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड अपीयरेंस आएगा, बट दोनों का सेम मीनिंग रहेगा. So this is how for the first case we can calculate how much the phase difference is and which one is going to lead, voltage is going to lead, current is going to lag behind. और आप समझो कि अगर सपोज के लिए आरसी सर्किट होता है ना, तो आरसी सर्किट होता है तो हम एक्सएल को हटा देते हैं, तो एक्सएल को 0 कर दो तो एक्सी अपॉन आर आ जाएगा. अगर ये आरएल सर्किट होगा तो एक्सी को हटा देंगे, तो एक्सी को 0 कर देंगे तो एक्सएल अपॉन आर आ जाएगा. जो हम लोगों ने केसेस किए थे बेसिकली उसी के पार्ट बन जा रहे हैं, उसी का ये जनरल वर्जन बन जा रहा है. अब हम लोग वोल्टेज निकालना चाहेंगे तो क्या V को लिख सकते हैं अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर और VR का स्क्वायर. सो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता कि जो नेट सेल में वोल्टेज है, पोटेंशियल है, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर रेजिस्टेंस प्लस VL माइनस VC जो बचा हुआ था इक्विवेलेंट. अब सिंस ये इक्विवेलेंट है, V है, टोटल है, तो उसको हम इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं. दैट मींस इंपीडेंस है I इंटू Z. This is going to be IR का होल स्क्वायर प्लस IXL minus IXC का स्क्वायर. You will find कि I will get disappeared from all sides, तो ये बनेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL minus XC का स्क्वायर. Just coming to the previous slide. So this will become your impedance. और बाकी से इम्पीडेंस को कंपेयर कर सकते हो. एक्सी को हटा दोगे तो आपको आरएल सर्किट का आ जाएगा, एक्सएल को हटा दोगे तो आरसी सर्किट का आ जाएगा सीरीज केस का. तो ये आपका इम्पीडेंस हो गया, कॉपी कर लीजिए. इसके बाद हम प्रीवियस स्लाइड पर आते हैं, उसको भी आप कॉपी कर सकते हो. Here is the previous slide. Take your time, we are not in a hurry. Okay, if you're done, then you can write this Z, the impedance value. और एक बार आपको इम्पीडेंस पता चलता है तो करंट का एक्सप्रेशन का लिखा जाएगा. करंट in totality is going to be written as I naught sin omega t plus phi, where I naught is going to be equal to V naught जो कि आपको दिया गया था, Z जो आप अपने यहाँ से निकाल लिया है. तो phi कैलकुलेशन हो गया, I naught कैलकुलेशन हो गया, दैट मीन्स करंट कैलकुलेशन हो गया. अब आप इस करंट के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि ये जो आपका ओरिजिनल सर्किट था, इस पे किसी भी टाइम पर कितना करंट जा रहा है वो आप बता सकते हो. और अगर करंट पता चल गया तो हम चार्ज भी बता देंगे और पोटेंशियल डिफरेंसेस भी बता देंगे. अब यहाँ पर जैसे आपको VL निकालना हो ना, तो VL के लिए हम LdI/dt नहीं यूज करेंगे. वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों करने का जब हमको पता है कि VL क्या होता है, IXL. तो बेसिकली जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले टर्म्स थे ना, उनको उनका शॉर्टकट बना दिया गया. सो यहाँ से अपने को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर पता चल जाएगा. अब मैं केस 2 को भी करता हूँ. केस 2 एग्जैक्ट इसी का आइडेंटिकल है. अभी इंडक्टर लीड कर रहा था, सेकेंड केस में कैपेसिटर लीड करेगा, लेकिन आप देखोगे फॉर्मुलेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. Z आपका वही आएगा जो यहाँ पर है, आप चेक करेंगे. और फाई 10 फाई का भी एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, सिंस उसको पॉजिटिव होना है तो XC माइनस XL हो जाएगा. तो दोनों केस सिमिलर टाइप के चलेंगे, चाहे वो इंडक्टर डोमिनेटेड हो या फिर कैपेसिटर डोमिनेटेड हो. हाँ, फर्क क्या पड़ेगा, इंडक्टर डोमिनेटेड है तो ये ऊपर आएगा तो V ऊपर आएगा, तो करंट लैग करेगा. कैपेसिटर डोमिनेटेड है तो V हमारा नीचे आ जाएगा, तो फिर करंट लीड करेगा. दैट्स द डिफरेंस.
सो केस नंबर 2 में लिखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। इफ VC is greater than VL or yeah, VL is less than VC, this will imply XL is less than XC. This will further imply omega is less than omega naught, where omega naught is basically a number that we have just identified as under root 1 upon LC. यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आप यहाँ पर आई कैंसिल करोगे, फिर इसकी वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा। इस केस में फेजर डायग्राम अपने को कैसा दिखने वाला है? फेजर में आपको देखोगे रिजल्टेंट इधर दिखेगा, एक रिजल्टेंट इधर दिखेगा, और ये आपकी डायरेक्शन थी आई की रेफरेंस डायरेक्शन, वी रेफरेंस, रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। So that's your I, that's your VR, this is basically VC minus VL, and this is V in totality. This is going to the phi, the phase. Current is going to lead the voltage. तो conclusion क्या है? Conclusion ये हो गया, current leads voltage by phi. अब ये phi कितना है इसको हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? पिक्चर से ही दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan phi is going to be equal to VC minus VL divided by VR. इनको I के टर्म में लिखेंगे तो IXC minus IXL divided by IR. अगेन I डिसअपियर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि I is नॉन जीरो, ये बनेगा। तो अल्टीमेटली अपने को पता चला कि जो फाई आया वो tan इनवर्स एग्जैक्टली उसी फॉर्मूले से गिवन है जो पहले दिया गया था। बस आप उसको पॉजिटिव रखना है, तो कभी XL माइनस XC, कभी XC माइनस XL, तो जिस केस में है उसी केस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो ये tan phi का एक्सप्रेशन रेडी है। अब आप इम्पीडेंस का कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली वही आएगा इम्पीडेंस का, जैसे पहले निकाला हुआ है, फिर भी मैं एक बार निकाल देता हूँ। तो आप किस तरह से बोलोगे? V इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सो V इज इक्वल टू अंडर रूट VR के स्क्वायर प्लस VC माइनस VL के स्क्वायर। अब देखो, आप VC माइनस VL लिखो या VL माइनस VC लिखो, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो ना, तो अंदर में स्वैप करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके आगे भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो आप इसको लिख सकते हो कि ये I और Z होगा इम्पीडेंस के बराबर, and this will become IR का square, and this is IXC minus IXL का square. After simplification, you will find some sort of this कि Z की जो वैल्यू आ रही है वो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC minus XL का स्क्वायर आ रहा है। उससे पहले XL minus XC था, बट इट विल मेक नो डिफरेंस बिकॉज इट इज स्क्वायर रूट के अंदर है और स्क्वायर में भी है, तो ये आएगा। पॉइंट इज, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि दिस इज द इम्पीडेंस फॉर RLC सीरीज सर्किट नो मैटर व्हाट इज द केस। सिमिलरली इसको भी आप याद रख सकते हो, और बस इसमें प्लस माइनस का ख्याल रखना है। सो फाई से करंट लीड करेगा, फाई कितना होगा वो पता चल गया, ये पता चल गया। फिर अपने को आई पता करना होगा, तो आई की वैल्यू हो जाती है हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी आपको पहले से पता था, फाई आपने निकाल लिया, आई नॉट क्या होगा, तो जहाँ पर आई नॉट की वैल्यू वी नॉट डिवाइड बाई जेड हो जाएगी। जेड आप यहाँ से निकाल सकते हो। सो अगर आपको केस 1 समझा तो केस 2 बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, और जो थोड़ा सा डिफरेंस जा रहा है उस पर आपको हाईलाइट करना, उसको फोकस में रखना है। फोकस में क्या है? करंट और वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है वो अपना साइन बदलता है। तो अगर करंट हमारा रेफरेंस है तो एक बार वोल्टेज नीचे आता है, एक बार वोल्टेज ऊपर आता है, और ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स की वो कैसी है। तो अगर हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है तो नेचर कैपेसिटिव होता है, दैट मीन्स करंट लीड कर रही होती है। इन तीनों केसेस को हम लोग बाद में समराइज कर लेंगे एक ग्राफ से, तो रिलेटिवली पता चलता रहेगा कि तीनों केसेस पे क्या क्या डिफरेंस चल रहा है। अभी डिटेल में एनालिसिस है। अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सर्किट बनाना है, ये वाला केस है और दूसरा वाला केस है? तो उसके लिए आप क्या करोगे? पहले एक ओमेगा नॉट कैलकुलेट करोगे। कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन LC से L पता होगा आपको, C पता होगा,
फिर आप सोर्स के ओमेगा को देखोगे, सोर्स मतलब जो यहाँ पर आपने लगाया था, इसका ओमेगा देखोगे, उस नेचुरल से कंपेयर करोगे। अगर आपका ये जो अप्लाइड वाला है नेचुरल से ज्यादा आता है, इसका मतलब इंडक्टिव वाला सर्किट है, तो फिर डायरेक्टली हम बोलेंगे कि करंट लैग कर रहा होगा, क्योंकि इंडक्टर में करंट लैग कर रहा होता है। और अगर कैपेसिटिव आया तो हम बोलेंगे कि ये करंट लीड कर रहा होगा। एज सिंपल एज एनीथिंग। लेकिन ये आंसर हम तभी सही दे पाएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के, जब हमको पता हो कि क्या चल रहा है। दैट मींस हमने समझा हो और हमको याद भी हो। नाउ थर्ड केस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। केस 3। ये जो थर्ड केस है, इसमें हम लोग ये बोल रहे हैं कि दोनों बराबर हो गए। इफ VL एंड VC बोथ आर आइडेंटिकल। ये दोनों तभी आइडेंटिकल होंगे जब XL और XC की वैल्यू बराबर हो जाए। तो क्या XL और XC की वैल्यू बराबर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने दोनों के रिएक्टेंसेस बराबर कर दिए तो आप पाओगे कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज भी बराबर आएंगे, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं, इसलिए एक दूसरे को कंज्यूम कर जाएंगे। और ये तब अकर करेगा जब ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो ओमेगा नॉट के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू 1/√LC होती है। इसका मतलब है जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। जब कभी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, उस केस को हम ये पढ़ रहे हैं। और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ कि जब फ्रीक्वेंसीज बराबर हो जाती हैं तो उसको एक कंडीशन बोलते हैं। उस केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। उस केस में हम पाते हैं कि वाइब्रेशन के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, मैक्सिमम एनर्जी आएगी। उसको रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं केस 3 को RLC रेजोनेंस सर्किट। So that is known as RLC series resonance. So क्या मतलब है? एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फेजर डायग्राम कैसा आएगा? आप पाओगे फेजर डायग्राम अगर बनाने हम लोग जाते हैं, सो इट विल बी लाइक दिस कि ये हमारा V है और यही हमारा I है। सो I भी ये रहा होगा और V भी ये रहा होगा। V इज इक्वल टू VR बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कंज्यूम कर गए होंगे। सो जो रिजल्टेंट V होगा वो VR के बराबर होगा। दैट मीन्स उसके पास ऐसा होगा कि एज इफ केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? तो यहाँ पर अपने को पता चलेगा कंक्लूजन में फेज डिफरेंस इज 0, which implies current and voltage are in same phase. Which further implies that it is purely resistive circuit, behaves like purely resistive circuit. Behaves like purely resistive circuit. ये प्योरली रजिस्टर सर्किट है नहीं। आप देखोगे सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों है। सर्किट अभी भी हमारा वही है। एक रेजिस्टेंस है, देयर इज वन इंडक्टर, देयर इज वन कैपेसिटर एंड देयर इज अ सोर्स। बट समहाउ अगर आपने XL और XC को बराबर कर दिया है तो आप पाओगे कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो एक दूसरे को कंज्यूम कर जाएगा। दैट मीन्स अगर ये प्लस माइनस V नॉट, ये समझ लो कि कोई V डैश था किसी मोमेंट पर, तो उसी मोमेंट पर ये माइनस प्लस V डैश होगा। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0। दैट मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 0 पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। सो एक का चेंज कंज्यूम्ड बाय द दूसरे का चेंज। ये ऐसा तब होगा जब दे आर इन रेजोनेंस कंडीशन। दैट मीन्स इस कंडीशन के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर जब किरचॉफ्स लगाओगे तो केवल यही रेजिस्टेंस का पोटेंशियल मिलेगा। तो जो अप्लाइड पोटेंशियल होगा वो रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा रहेगा। तो इट विल बिहेव लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कितना इम्पीडेंस आ जाएगा? तो इम्पीडेंस निकाल सकते हो, क्योंकि हम लोग अभी तक निकाल चुके कि इम्पीडेंस, फेज डिफरेंस तो मिल गया। इम्पीडेंस के लिए क्या बोलोगे? इम्पीडेंस Z की जो वैल्यू होती है
√XL माइनस इस तरह से हुआ करता था, R² प्लस XL या XC में से एक को सब्ट्रैक्ट करते थे। सिंस ये दोनों बराबर हो गए तो ये कितना हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा, XL एंड XC आर इक्वल। इसका मतलब है Z दैट मीन्स इम्पीडेंस इज रेजिस्टिव, दैट मीन्स रेजिस्टेंस के बराबर है। और उसी लिए हम लोगों ने कंक्लूड भी किया कि ये प्योरली रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है, रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करता है। फिर आपसे पूछेगा करंट कैसा है, करंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, चल रहा है तो कैसे बदल रहा है। तो आप बोलोगे करंट, क्योंकि केवल रेजिस्टेंस है ना, तो करंट तो आपका वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। सो इन केस अपने को करंट का एक्सप्रेशन देखना है तो करंट विल बिकम इक्वल टू V0 बाई Z। Z की जगह आ जाएगा R sin ω t हो जाएगी। जनरली करंट होता है तो V0 बाई Z, तो यहाँ पर Z कैसा है, आप ये देख सकते हो कि Z दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होता है, तो पूरे RLC सर्किट में Z अपनी मिनिमम वैल्यू पर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं Z इज मिनिमम, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ये 0 बोला गया है, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ली गई है। व्हाट अबाउट करंट, करंट इज मैक्सिमम। I0 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो V0 बाई Z होता है, Z को मिनिमाइज किया गया है, दैट मींस करंट इज इट इज मैक्सिमम। तो कई बार ऐसा बोलेगा कि आपके पास RLC सीरीज सर्किट है और आप मैक्सिमम करंट चाहते हो, तो कितना होना चाहिए मैक्सिमम करंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो हम बोलेंगे V0 बाई R, ये उसकी पीक वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम की, जहां पर R क्या होगा, उसका इम्पीडेंस होगा। आपसे ऐसा पूछ सकता है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस R, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस कंडीशन में मिलता है। सो एट द रेजोनेंस कंडीशन करंट इज मैक्स, इम्पीडेंस इज मिन, phase difference is 0, I and V are in the same phase. Phasor diagram is very simple. It behaves like purely resistive circuit. Source frequency is same as the natural frequency. Natural frequency एक नंबर है जिसको 1/√LC कहते हैं। इसका मतलब बेसिकली L और C से रिलेशन में है। अगर L C आपस में सेटिस्फाइड हो जाए तो उसके बाहर की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन दोनों के लिए हम बोलते हैं कि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। कॉपी कर लीजिए, इस पर कई बार क्वेश्चन आए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे लाइक फेज डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस मिनिमम कितना होता है, इम्पीडेंस मिनिमम कितना होता है, या फिर करंट मैक्स कितनी होती है, एंड ऑल दैट थिंग। और इस पे कोई कंसर्न आ रहा हो तो पूछे, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा और डिटेल पे इस पे जाना चाहेंगे और तीनों केसेस को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने RLC सीरीज सर्किट के बारे में देखा। अगर तीनों एक साथ होते हैं तो इस तरह का फेजर रहता है। फिर अपने पास चॉइसेस बनी कि हम VL VC में किसको बड़ा करना चाहते हैं। एक बार हमने VL को VC से बड़ा करके देखा, उसका जब सिंप्लीफिकेशन देखा तो VL को VC से बड़ा होना मतलब XL का XC से बड़ा होना, उसका फर्दर मतलब ओमेगा को एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा होना, वो पर्टिकुलर वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद में ये इसका फाई आया और ये Z आया। सेकेंड केस में भी Z वही आया, फाई ऑलमोस्ट वही आया, बस पॉजिटिव रखा गया। थर्ड केस में Z वही आ रहा है, फाई अभी भी वही आ रहा है, वही फॉर्मूले से गवर्न हो रहा है बेसिकली। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या होगी, XL और XC बराबर हो गए तो फाई 0 हो गया और Z सिंपली R में कन्वर्ट हो गया। तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास Z कितना है, हमारे पास Z इस एक्सप्रेशन से गवर्न होता है और फेज का मैग्नीट्यूड इससे गवर्न होता है। बस अपने को ये देखना है कि करंट लीड है या फिर वोल्टेज लीड है, अकॉर्डिंगली प्लस और माइनस लगा सकते हैं। सो अगर इनको हम RLC सर्किट को यहाँ पे फिर से कंप्लीट करें तो अपने को ये पता चला कि RLC सीरीज केस में हाउ मच करंट रन्स एज V0 डिवाइड बाई, अगर हम नॉट लगा रहे हैं इसका मतलब पीक वैल्यूज को ले रहे हैं, अगर नॉट नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब है RMS वैल्यूज को ले रहे हैं। सो ये कुछ ऐसा निकला था, Z की वैल्यू आती है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। सो लेट्स से नॉट नहीं लगाते हैं तो ये करंट किसी भी इंस्टेंट पर या फिर ऐसा बोलो उनकी RMS वैल्यूज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं।
और अगर ये हमारा करंट हो गया तो आप देखोगे जो करंट है, अब नॉट के टर्म में भी लिखोगे तब भी चलेगा। मैं नॉट लगा देता हूँ ताकि आप इंस्टेंटेनियस और आरएमएस से कंफ्यूज ना हो। सो ये z लिखा हुआ है। आप देखोगे कि क्या ये आई नॉट की वैल्यू है z इस पर डिपेंड करती है ओमेगा पर। यस, क्योंकि एक्सएल ओमेगा पर डिपेंड करता है और एक्सी भी ओमेगा पर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे तो ये बनेगा वी नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस विद इन द ब्रैकेट एक्सएल विच इज ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। अगर ये एक्सप्रेशन है तो आपसे ये पूछ सकता है कि इसका ग्राफ बनाइए, कैसा ग्राफ जाता है। काफी पॉपुलर ग्राफ है ये। ओमेगा पॉजिटिव रहेगा तो हम केवल पॉजिटिव डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे। सो अपने को करंट को ड्रॉ करना है ओमेगा के टर्म में, या फिर आई नॉट को ड्रॉ करना है ओमेगा के टर्म में। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आप देखो ओमेगा को चेंज करने से डिनोमिनेटर चेंज होगा, फिर उसके हिसाब से फिर आई की वैल्यू बदलेगी और आई का एक ग्राफ बनने वाला है। 4-5 ग्राफ देकर के आपसे पूछ सकता है कौन सा ग्राफ आएगा, ये बताइए। तो जब इसको प्लॉट किया जाता है तो कुछ ऐसा आता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की, एक पर्टिकुलर ऐसी केस आती है जिस केस में करंट कैसा पहुंचता है, मैक्सिमम जाता है और उसके दोनों तरफ सिमेट्रिकल चलता है। तो ये सिमेट्रिकल ग्राफ आएगा, क्योंकि ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। या फिर ऐसा बोलना चाहिए कि एक्सएल ऐसा ज्यादा बेटर होगा कि एक्सएल और एक्सी को आपस में स्वैप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। So when you are going to draw this graph, roughly it takes this kind of form. It goes to highest value, then come back and die down. Symmetrical होता है। और जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर थोड़ा सा ज्यादा बना दिया मैंने इसको, तो उसको कवर अप कर लेते हैं। जिस वैल्यू पे ये पीक आपको नजर आ रही है वो रेजोनेंस वाली कंडीशन है। सो बोलेगा कि लेट मी यूज डिफरेंट कलर। सो लेट्स से कि ये जो मिड वाला है ये कौन सा ओमेगा को इंडिकेट कर रहा है, ये उस ओमेगा को इंडिकेट कर रहा है जो ओमेगा नॉट हुआ करता था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये कौन सी करंट है, अगर आप इस करंट को देखना चाहो, ये मैक्स करंट है। मतलब मैक्स बोले तो इंटायरली मैक्स, इससे ज्यादा इस सर्किट पे जाती ही नहीं है। और इसकी वैल्यू क्या हम लोग बोल सकते हैं, ये वी नॉट अपॉन आर के बराबर होगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा था रेजोनेंस केस में मैक्सिमम करंट कितना आता है, वी नॉट अपॉन जेड, जेड इज आर। सो एक दो बार एग्जाम में उसने ये पूछ लिया कि बताइए टॉप मोस्ट करंट कितनी है, तो वी नॉट अपने को पता होगा, आर पता होगा, एक्सएल पता होगा, एक्सी पता होगा, लेकिन हम वी नॉट बाई आर बताने वाले हैं। देन आफ्टर यू विल फाइंड कि कुछ जोन्स होंगे, जैसे एक ये जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये वो जोन है जहां पर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है। ये वो जोन है जहां पर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी हुई है। वो आपसे बोलेगा कि लेट्स से कि दिस इज जोन 1, दिस इज जोन 2। तो फर्स्ट जोन में कौन डोमिनेट करता है, सेकंड जोन में कौन डोमिनेट करता है, दैट मीन्स कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, क्या हम बता पाएंगे? तो आप बोलोगे यस हम बता सकते हैं। सो फर्स्ट जोन में अगर आप रहोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है। इसका मतलब ये कौन से केस के बारे में बात कर रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है। सेकेंड केस की बात कर रहा है। सेकेंड केस में कैपेसिटर लीड करता था, कैपेसिटर नेचर हुआ करता था। इसका मतलब करंट लीड क्या करती थी। सो आप पाओगे कि इन दिस करंट लीड्स वोल्टेज। और जब आप सेकेंड जोन पर होगे, जोन नंबर 2, तो फिर उल्टा हो जाएगा, ये इंडक्टिव होगा तो वोल्टेज लीड करेगा, तो करंट लैग करेगा, करंट लैग्स बिहाइंड। कॉपी कर सकते हो। और ये जो बीच वाला पोर्शन है वो कौन सा है, वो रेजोनेंस वाला पोर्शन है। ये जो बीच का है वो रेजोनेंस है। वो रेजोनेंस कंडीशन है। उस केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, या फिर ऐसा बोल लो कि ये आई की वैल्यू मैक्सिमम है।
कॉपी कर सकते हैं और बता सकते हैं। पर वो कई सारे ग्राफ देकर के आपसे कंपैरिजन करवा लेगा, कुछ ऐसा बना देगा ग्राफ, कुछ ऐसा बना देगा ग्राफ, फिर बोलेगा बताइए किसमें मैक्सिमम करंट ज्यादा है, किसमें कम है, किसका ओमेगा क्या है, तो हम देख करके बता सकते हैं। तो करंट कम यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं। एक और ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है जेड का। तो अगर हमसे जेड का पूछेगा तो कैसा दिखता है वो भी बता देते हैं। अगर कभी आएगा तो अपने को वहां पे दिमाग नहीं लगाना होगा, डायरेक्टली याद होगा तो वहां से बता सकते हैं। जेड इम्पीडेंस होता है और हम लोगों ने देखा था जेड इम्पीडेंस की वैल्यू लीस्ट कहाँ पर होती है और मैक्स कहाँ पर होती है। तो मैक्स तो कहीं पर भी हो सकती है लेकिन लीस्ट अपने को पता है। इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, इसी का जस्ट रिवर्स टाइप का आता है। और ये जो वैल्यू है ना, ये बता रही होती है कि वो केस है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। क्या बता सकते हो कि ये रेजिस्टेंस, ये जेड की वैल्यू कितनी रहेगी, ये वाली जेड की वैल्यू? तो आप बोलोगे ये जेड की मिनिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होती है? आर के बराबर होती है। इसको देख करके हम बता सकते हैं कि वो आर के इक्वल है। हालांकि मैंने बता दिया, अगर आपसे पूछा जाए तो आप भी यही बताएंगे उसको। गुड। सो ये भी रेजोनेंस कंडीशन है, ये भी रेजोनेंस कंडीशन है। यहाँ पर आप देखोगे ये चैनल 1 है या जोन 1 है, तो यहाँ ओमेगा ओमेगा नॉट से छोटा है, तो फिर ये फर्स्ट वाला केस होगा। इसका भी दो कैटेगरीज अगर आपको याद रखनी है तो याद रख सकते हो। एक ये लाइन हो गया, जोन 1 यहाँ पर आप बोल सकते हो, जोन 2 यहाँ पर बोल सकते हो। जोन 1 में क्या चल रहा है, जोन 2 पे क्या चल रहा है, वो आप बता सकते हो, और इसकी मीनिंग एग्जैक्टली इससे मैच करती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और टर्म डिफाइन करते हैं, वो जनरली आपसे पूछ लेते हैं, क्वालिटी फैक्टर क्या है या फिर क्यू फैक्टर क्या है रेजोनेंस के लिए, तो वो भी समझ लेते हैं। सो इसी से रिलेटेड है, जैसे अभी मैंने बताया कि एक सर्किट किसी ने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये आई के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, यानी ये जो ग्राफ है ज्यादा शार्प है। ये कितना शार्प ग्राफ है, कितना शार्पनेस नहीं है, तो उस शार्पनेस को डिफाइन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक फैक्टर डिफाइन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको बताता हूँ, पहले आप इसको कॉपी कर लो, और कोई कंसर्न आ रहा हो तो जरूर पूछो, नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आरएलसी के लिए ये क्यू फैक्टर, जिसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। इनकेस अगर एग्जाम में पूछता है कि फाइंड द क्यू फैक्टर फॉर आरएलसी सीरीज सर्किट, तो हम लोग सीरीज सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा पैरामीटर है, क्वांटिटी है, जो जैसा कि मैंने बोला, ये शार्पनेस को, रेजोनेंस के कर्व में कितना शार्प जा रहा है ये करंट का कर्व, उसको डिस्क्राइब करता है। इट डिस्क्राइब्स sharpness of resonance curve in RLC circuit। RLC सीरीज सर्किट, हम लोग अभी सीरीज की बात कर रहे हैं इसलिए सीरीज स्पेसिफिक हो गया। सो RLC सीरीज सर्किट पर, हाँ, ये एग्जैक्टली वही है। आप देखोगे एसएचएम के बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्वालिटी फैक्टर देखा था। इनफैक्ट अभी आप देखोगे ना, ये एसएचएम का ही फोर्स्ड ऑसिलेशन है। एसएचएम का अगर आपको फोर्स्ड ऑसिलेशन याद आ रहा है ना, तो उसमें हमने क्वालिटी फैक्टर की बात की थी, उसमें हमने रेजोनेंस की बात की थी, अगर आपको याद हो। और ये सारी इक्वेशंस, ये जिस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया, हो सकता है उसमें आपको रेजोनेंस जैसा कुछ ना दिखाया, एसएचएम जैसा ना दिखा हो, लेकिन अगर इसको हम चाहें तो एसएचएम जैसा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इस टेक्निक को यूज नहीं करेंगे जिसको फेजर कहते हैं, तो इस सर्किट को हम लोग एसएचएम की इक्वेशन जो सॉल्व की थी आपने फोर्स्ड ऑसिलेशन में, एग्जैक्टली उसी से भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आपको अगर याद हो तो फोर्स्ड एसएचएम में हम लोगों ने उसका डेरिवेशन को शॉर्ट में समझा था,
और आपको याद आ रहा होगा तो वो डेरिवेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड था, ऐसा मैंने आपको बोला था। तो वही सारी कॉम्प्लिकेसी यहाँ पर आने वाली थी, उस कॉम्प्लिकेसी को बाईपास किया है और फेजर का मेथड अप्लाई किया है। अभी थोड़ी देर में आप चाहोगे तो हम इक्वेशन बनाएंगे, तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली वही इक्वेशन आती है जो हम लोगों ने फोर्स्ड और एसएचएम पे बनाई हुई थी। एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आती है, और अगर एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आती है तो सेम रेजोनेंस वाली कंडीशन आएगी, सेम रेजोनेंस वाली कंडीशन आएगी, तो फिर सेम स्टोरीज चलेंगी। तो काइंड ऑफ आपका एसएचएम का रिवीजन है। तो एक बार आपको एसएचएम को रिवाइज करो, फिर उसके बाद देखोगे तो आपको और भी समझ में आएगा। बिल्कुल वही होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन किया जाता है क्यू फैक्टर इज इक्वल टू, इसको क्यू से लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू, कई तरह से डिफाइन किया जाता है। जनरली कई बार हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं यहाँ पर आरएलसी सीरीज सर्किट केस में, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो हम रेजोनेंस कंडीशन में एल और सी के क्रॉस मेजर करेंगे और फिर अप्लाइड वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो आपने देखा था कि रेजोनेंस कंडीशन में इसके और इसके क्रॉस सेम पोटेंशियल आता है, तो चाहे आप इंडक्टर का मेजर करो या कैपेसिटर का मेजर करो। सो डेफिनेशन गोज लाइक दिस, वोल्टेज across इंडक्टर और कैपेसिटर किसी को लो एट रेजोनेंस। तो किस कंडीशन पे लेना है? रेजोनेंस कंडीशन पे लेना है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग रहेगा। डिवाइड बाई अप्लाइड वोल्टेज एट रेजोनेंस। तो ये सारा कुछ हम लोग रेजोनेंस कंडीशन पे लेकर होते हैं। ना अगर अपने को अप्लाइड वोल्टेज की सी के अक्रॉस निकालना है तो या फिर हमको आई एक्सएल लिखना पड़ेगा या फिर आई एक्सी लिखना पड़ेगा। और आप जानते हो एक्सएल एक्सी बराबर होते हैं रेजोनेंस में। और अप्लाइड वोल्टेज कितना हो जाएगा? वो आई आर के बराबर हो जाएगा। आर के बराबर क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि रेजोनेंस कंडीशन में जो वोल्टेज आता है वो आर के क्रॉस ही लगा होता है, क्योंकि ये तो जीरो हो गया है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो क्यू फैक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स एल डिवाइड बाई आर और एक्स सी डिवाइड बाई आर, इस तरह से याद रख सकते हो। एक्स एल डिवाइड बाई आर और एक्स सी डिवाइड बाई आर। अब आप आर की एल की वैल्यू एक्स एल की वैल्यू रख सकते हो, एक्स सी की वैल्यू रख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो। तो अपने को क्यू फैक्टर डिस्क्राइब करता है। तो कभी पूछेगा तो आप बताएंगे क्यू फैक्टर क्या होता है, साफ ने इसके बारे में बता रहा होता है, और यहाँ से हम उसको निकाल करके बता सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। तो ये आरएलसी सीरीज सर्किट को एक बार मैं आपको वो इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ जो फोर्स एसएचएम में आपने देखी थी। तो आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, उस तरह की मैथमेटिक्स को लेकर के, और आप सारे आंसर्स दे सकते हो। और अब देखोगे कि यहाँ पर जो हम लोगों ने सॉल्यूशंस दिए हैं वो इजियर है रिलेटिवली, क्योंकि फेजर को यूज करके हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग पैरेलल के केस को देखेंगे। सो जस्ट टू मेक यू थिंक कि किस तरह से आरएलसी से सर्किट चलता है अगर हम सिंपल किरचॉफ्स को लगाने की कोशिश करें। सो आरएलसी सीरीज सर्किट, फिर से उसको वॉच कर रहे हैं। सो जब इसको इक्वेशन बनाएंगे, कई बार क्या होता है कि आपसे एग्जाम में वो इक्वेशन पूछ सकता है कि किस तरह की इक्वेशंस हैं, चार में से कौन सी इक्वेशन वैलिड है, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। लेट्स से कि ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है और ये एक इंडक्टर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट कब है कि अगर सपोज कर लीजिए उसने साइनोसॉइडल ये नहीं दिया, कोई और एसी सोर्स दे दिया, कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम, तो कैसे हैंडल करेंगे? तो मैं अभी फंक्शन ऑफ टाइम वाला ही ले रहा हूँ, इसका साइनोसॉइडल ही ले रहा हूँ, बट अगर कोई और आएगा तो फिर ये भी मेथड आपका जमेगा, क्योंकि जो फेजर हम लोग डिजाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो साइन और कॉस की प्रॉपर्टी को यूज करके करते हैं। यहाँ पर ये हमारे लिए आर है, ये एल है, ये सी है, बहुत बेसिक तरीके से। लेट से किसी टी टाइम पर करंट ऐसा जा रहा था, ये करंट जा रहा था किसी भी टी टाइम पर। तो अगर इस तरह से करंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्लस रहा होगा, ये माइनस रहा होगा, ये प्लस रहा होगा, ये माइनस रहा होगा, ये प्लस रहा होगा, ये माइनस रहा होगा, और ये प्लस रहा होगा, ये माइनस रहा होगा उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर।
यहाँ पर आई हमारा इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में बता रहे हैं. Let's apply KVL, Kirchhoff's voltage law. What it is going to read as, it's going to say IR plus L di by dt plus Q, let's say Q चार्ज था उसके पास कोई, तो Q by C is equal to V का मतलब V नॉट sin ओमेगा t. सो अगर कभी इंस्टेंटेनियस टाइम की इक्वेशन बनाओगे तो अपने पास ये बनेगी. अच्छा, अगर इसके हमने चार्ज को Q पकड़ा है तो हम जानेंगे जो Q है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बनेगा जाकर के. तो जहां पर I आएगा तो उसी I को हम लोग लिख सकते हैं dQ by dt. तो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गए. अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, Q की वैल्यू I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये पहला बनेगा R dQ by dt प्लस L d upon dt of I, that is dQ by dt plus Q by C is equal to V naught sin omega t. Then after अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है. L से लेट से आप डिवाइड कर देते हो, तो ये बनेगा d2q अपॉन dt2 और प्लस r बाई l dq by dt प्लस 1 अपॉन lc q इज इक्वल टू v नॉट बाई l, हम लोगों ने l से डिवाइड किया था राइट, साइन ओमेगा टी. आपको अगर याद हो तो आपने ये इक्वेशन ऐसा पढ़ा हुआ था, इसको हम लोग कई बार ऐसा भी लिख लेते हैं, दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज और रीरिटन एज d2q अपॉन dt2. इसको हम लोग गामा लिख सकते हैं, r बाई l को, गामा टाइम्स dq बाई dt प्लस ये ओमेगा नॉट स्क्वायर है तो इसको हम लोग ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, q is equal to v naught by l, this is just a constant, sin omega t या फिर cos omega t और something like that. जहां पर गामा का मतलब क्या है, गामा का मतलब r by l है एंड ओमेगा नॉट का मतलब क्या है, ओमेगा नॉट का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट एल सी है. अब आप याद करो कभी आप फ्री टाइम पे एसएचएम का फोर्स्ड ऑसिलेशन वाला इक्वेशन ओपन करना तो वहां पर कुछ ऐसा बताया गया होगा कि d2x अपॉन dt2, बस q को x से रिप्लेस किया होगा, दैट्स ऑल. गामा dx by dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x is equal to some f by m, बेसिकली a constant, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, क्या लिखा होगा उसी टाइम पे जो भी लिखा होगा, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी में लिखा होगा. दैट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन इक्वेशन. यू कैन कंपेयर दिस लाइक कि क्यू को एक्स से रिप्लेस कर दो, एग्जैक्टली सेम स्टोरी लिखी गई है. तो इसके वही सोल्यूशन आते हैं जो फोर्स्ड एसएचएम के सोल्यूशन आते हैं. और आपको याद होगा तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में लोग कुछ और भी बातें की थी, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एंड ऑल दैट थिंग, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो. होता क्या है कि ये जो आर है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है, जैसे वहां पर डैम्पिंग फोर्स लगाया था तो आर इज डैम्पिंग फोर्स. तो देखो और डैम्पिंग कांस्टेंट जिसको हम बोलते थे ना उसमें गामा बोलते थे, इसमें आर आ रहा है, सो आर बिहेव्स लाइक डैम्पिंग. और ये आपस में एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और ये डैम्पिंग फोर्स है और ये फोर्स्ड फोर्स है. तो ये दोनों मिलकर के आपस में ऑसिलेशन करते हैं. आर लगा दिया तो डैम्पिंग के साथ ऑसिलेशन हो गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया. और अगर आपने वी भी लगा दिया तो फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया. अभी आज तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे. एलसी ऑसिलेशन, जब कभी एल और सी आपस में होते हैं तो ऑसिलेट करते हैं, जस्ट लाइक स्प्रिंग ऑसिलेट करती है, पेंडुलम आपका ऑसिलेट करते हैं. और अगर एलसी के साथ रेजिस्टेंस आ गया तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गए. ऑसिलेशन तो हो रहे हैं लेकिन डैम्पिंग के साथ, दैट मींस उसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है. इसके बाद अगर आपने वी भी लगा दिया साइनोसॉइडल तो इसका मतलब ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया.
तो सारे केस को हम वहाँ से लिंक कर सकते हैं। और जहाँ नेक्स्ट क्लास में एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे तो आपका ऑसिलेशन फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन दोनों क्लियर हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। और यहाँ पर वहाँ पर यहाँ पर अपने फोर्स्ड ऑसिलेशन देखा है, वहाँ पर ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे। और ये फोर्स्ड ऑसिलेशन आपको क्लियर हो गया। आपने देखा होगा इसकी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस थी, तो इसकी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस जाएंगी और रिजल्ट्स निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। और यही सारे रिजल्ट्स हम लोगों ने फेजर से बहुत जल्दी से निकाल लिए हैं, तो फेजर हमारे लिए काफी यूजफुल है। ओके, सो ये आपका सीरीज केस हो गया, चाहे वो आरएल हो, चाहे एलसी हो, चाहे आरएलसी हो। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनको पैरेलल में लगाते हैं तो क्या करते हैं। अभी अपने पास टाइम है, एक एग्जांपल ले लेते हैं पैरेलल का, और उसी में आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक दो एग्जांपल और भी ले लेंगे तो ये कवर अप हो जाएगा। मोस्टली आपको सीरीज पर फोकस कराता है, बट एक दो बार एडवांस में क्वेश्चन दे चुका है पैरेलल को लेकर के। सो लेट्स से अगर हम लोग डायरेक्टली भी पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। आर एल सी पैरेलल सर्किट, क्योंकि आइडिया वही रहेगा। तो अगर हमारे पास आर एल सी तीनों है और तीनों पैरेलल पे लगे हुए हैं तो क्या चलने वाला है। सो लेट्स ड्रॉ कि अपने पास एक आर है and then there's L, then there's a C, and they are in parallel. That means they are connected with the same source. तो अगर ये सेम सोर्स से हमने कनेक्ट कर रखा है तो इसको हम अभी भी R लिखेंगे, इसको XL लिखेंगे, इसको XC लिखेंगे, और ये हमारे लिए हो जाएगा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। एक बार अपने को फेजर डायग्राम बनता हुआ समझ में आएगा तो फिर हम सारे आंसर्स दे सकते हैं। सो मैं जनरल केस को ही पिक कर ले रहा हूँ। अब देखो कि यहाँ से कोई करंट आ ही जाएगी, ये जो करंट होगी ना वो ब्रांचेस में डिवाइड होगी, तो किरचॉफ्स लॉ लगेगा केसीएल। यहाँ से जो करंट जा रही है रेजिस्टेंस है उसको लेट से आई आर लिखते हैं। इंडक्टर के पास जो जाएगी लेट से उस ब्रांच को आई एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपेसिटर की करंट को हम आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हम केसीएल के अकॉर्डिंग ऐसा बोल सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग कि करंट आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी मस्ट बी इक्वल टू आई। तो नोटेशन पे डिपेंड करेगा। जब हम ऐसा नोटेशन लिखते हैं ना आई सी आई एल आई आर, इसका मतलब हम आरएमएस वैल्यूज को लिख रहे होते हैं। लेकिन ये आरएमएस में नहीं आएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में आएगा, टी का फंक्शन आएगा। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को हम इस तरह से फेजर बना देते हैं। इसका मतलब है कि ये फेजर प्लस ये फेजर दैट मींस पार्शियल वेक्टर्स, तो इनका वेक्टर्स का सम आई के बराबर आएगा। अच्छा, इन तीनों एलिमेंट्स में कॉमन क्या है, क्या सेम पोटेंशियल लगाया गया है, तो V कॉमन है। तो V की डायरेक्शन हम पहले फिक्स कर लेंगे या उसको रेफरेंस डायरेक्शन पकड़ लेंगे। फेजर डायग्राम बना रहे हैं तो ये V हो गया, दैट मींस वोल्टेज दैट वी हैव अप्लाइड। तो IR का जो करंट आएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हम जानते हैं कि जो भी R के अक्रॉस पोटेंशियल होता है करंट उसी डायरेक्शन में चलता है। सो करंट ऑफ R will be in the same direction you have applied the potential. So ये IR को इंडिकेट कर देगी। Then we need to think about कि इंडक्टर के साथ क्या हो रहा है, कैपेसिटर के साथ क्या हो रहा है। Let's talk about इंडक्टर। इंडक्टर में हम लोगों ने देखा था कि इंडक्टर में जो करंट होती है वो लैग कर रही होती है वोल्टेज से 90 डिग्री से। तो इंडक्टर का करंट नीचे जाएगा क्योंकि वोल्टेज हमारा रेफरेंस है, फिक्स्ड है, तो इंडक्टर का करंट हमारा नीचे चला गया। कैपेसिटर में करंट लीड करता है 90 डिग्री से, तो इसको हम ऊपर कर देंगे। ये इंडक्टर का करंट हो गया, सॉरी कैपेसिटर का हो गया। ये आपका केस बन जाएगा। इस केस में, इसमें भी आप 3 केस बना सकते हो, कौन कैसे लीड करा था उसके अकॉर्डिंग। सपोज कर लीजिए हमारे पास केवल ये आरएल सर्किट रहा होता तो हम फिर एक्सी को डिजाइन नहीं करते, केवल इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। या फिर हमारे पास आरसी रहा होता तो फिर हम क्या करते कि दोनों को सॉल्व कर लेते, आईएल को नहीं यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास क्या है उसके बेसिस पर हम ये जनरल केस का फेजर बना सकते हैं।
इसमें हम लोग केस एक सम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ये वो केस है जिसमें आईसी डोमिनेट कर रहा है आईएल से। अगर आईसी आईएल से डोमिनेट करेगा तो फिर ये फेजर अल्टीमेटली कैसा दिखेगा अपने को? क्या कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ रिजल्टेंट है आई मीन इन दोनों का, आईएल और आईसी का, और ये जो जा रहा है ये आर था आपका, आर के क्रॉस, और इसी डायरेक्शन में आपका टोटल वी था। सो ये वी था, ये करंट इन आर था, दिस वाज करंट विल बी आईसी माइनस आईएल। अगर अदरवाइज होगा तो उसको नीचे ड्रॉ कर देंगे, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बस उसी को फॉर्म में चलेंगे। रिजल्टेंट करंट किधर आएगी? रिजल्टेंट करंट यहाँ पर आएगी। सो दिस विल बी इंडिकेटिंग रिजल्टेंट करंट। इसका मतलब करंट लीड करेगा। तो अगर ये केस हो गया तो करंट लीड करेगा, तो हम फिगर ड्रॉ के बता सकते हैं कौन सा लीड करेगा कौन सा नहीं करेगा। कितने अमाउंट से लीड करेगा उसको समझते हैं। सो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे 10 फाई। जब आप 10 फाई लगा रहे होगे तो फिर आपको लिखना होगा आई सी माइनस आई एल डिवाइड बाई आई आर। अच्छा, आई आर का मतलब कितना होगा? आई आर को हम बोलेंगे इसके क्रॉस पोटेंशियल जो कि वी होगा, आरएमएस वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे वी डिवाइड बाई आर। आई एल का मतलब क्या होगा? वी डिवाइड बाई एक्सएल। आई सी का मतलब होगा वी डिवाइड बाई एक्स सी। अगर इन वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपने को कुछ ऐसा मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी डिवाइड बाई एक्स सी, वी डिवाइड बाई एक्सएल डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई आर। Now you will find कि we getting cancelled out, तो 10 फाई का थोड़ा सा complicated है, but yes can be solved. It is going to be 1 upon xc minus 1 upon xl divide by 1 upon r. तो जिस तरह से हम रेजिस्टेंस इस पैरेलल में 1 अपॉन करके ऐड और वो करते हैं, तो यहाँ पर भी जो वैल्यूज आ रही हैं वो 1 अपॉन करके आएंगे, और आप इसी फॉर्मेट में याद रख सकते हो, नॉट एन इश्यू। अब आपको आर एक्सएल एक्सी पता होगा तो यहाँ से फाई निकाला जा सकता है। केस बदल जाएगा तो हमारा आंसर बदल जाएगा। सपोज कर लीजिए आई एल बड़ा हो गया, तो आई एल बड़ा हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? ये 1 अपॉन एक्सएल हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्सी हो जाएगा। बेसिकली इसको पॉजिटिव बताना है क्योंकि 90 से छोटा है। एक और लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि इसमें इम्पीडेंस कितना आने वाला है। सो आप बोलोगे जो आई है वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, तो फिर आई के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं आई इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर। अगर इसका इम्पीडेंस Z आता है तो इसको हम टोटल वोल्टेज अपॉन Z लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस V अपॉन एक्स सी माइनस V अपॉन एक्स एल का होल स्क्वायर। ये डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं। जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे कि V गेटिंग कैंसल्ड आउट फ्रॉम बोथ साइड, तो 1 अपॉन इम्पीडेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल रही है, दैट्स गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 upon r square plus 1 within the bracket 1 upon xc minus 1 upon xl का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट कनेक्ट किया जा सकता है। और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर पैरेलल सर्किट होगा तो हम इम्पीडेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो रेसिप्रोकल का स्क्वायर का अंडर रूट लेकर के बनाते हैं, तो वो रेसिप्रोकल आता है। और आप पाओगे कि अगर हमारे पास लेट से कि केवल एक्सएल रहा होगा तो हम एक्सी को हटा देंगे, तो एक्सी को हटा देंगे तो जो बचा होगा उसको यूज कर लेंगे। और अगर हटा देंगे, बोले जीरो नहीं करने का, हटा देने का, उस टर्म को ही हटा देने का। और अगर आरसी होगा तो फिर आरसी केस में हम लोग क्या करेंगे? आरसी केस में फिर हम एक्सएल को हटा देंगे, तो जो बचा होगा उनके लिए पैरेलल का आंसर आ जाएगा। एल और सी केस में होगा तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बट एल और सी के केस को हम लोग अलग से डील कर लेंगे, एल सी को। तो यहाँ से अपने को फाई मिल गया, जेड मिल गया, तो करंट कितना जा रहा होगा? फिर हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि अगर ये आपका वी था तो किसी भी इंस्टेंट पे करंट रही होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई
फाई हम लोगों ने निकाल लिया है। आई नॉट निकालने के लिए हम लोग क्या क्लेम करेंगे कि जो वी नॉट हम था उसको जेड से डिवाइड कर देंगे। जेड हम लोग निकाल चुके हैं, सो जेड और फाई ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको उस मेथड से डील करो कि यहाँ पर हम Q लिखते हैं या फिर एल डी बाई डी टी लिखते हैं और किरचॉफ के जो हम लोग नॉर्मल सर्किट में यूज करते थे, तो देखोगे मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चली जाएगी, सॉल्व करना हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। आंसर यही आएंगे। तो फाइनली आंसर जब यही आना है तो शॉर्टकट तरीका क्या है, जेड निकालो, फाई निकालो। हाउ टू गेट जेड? बाय ड्राइंग दिस फेजर डायग्राम। इसका भी एक रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है। कब रेजोनेंस होगा? जब ये वाले टर्म्स आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से जेड के बारे में भी क्लेम कर सकते हैं, तो तीनों केस यहाँ पे हम लोग क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो ये आरएलसी पैरेलल हो गया, तो सारे पैरेलल इसी में इन्वॉल्व है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में एक दो एग्जांपल भी ले लेंगे। और इसके बाद पावर इन एसी सर्किट, ट्रांसफार्मर, बस ये 2 पॉइंट्स हैं एसी के। इसके बाद एसी अपना कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो कल के क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे और टुमारो डे आफ्टर टुमारो वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, बस आपको ये सर्किट सॉल्व करना सीखना होता है, दैट्स ऑल, नथिंग मच। Okay, so that's all for the day. If you have any query, question or concern, you can ask quickly. कल आज आपको एक डीपीपी दिया जाएगा, so try that DPP. Ask the question in the morning session. I mean, like at the starting of the lecture. वो उसका explanation आपको immediately समझ में आएगा क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो तो। So चलेगा. So if there's nothing to ask, that's all for the day. Thank you guys.